हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन चांद। तो जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि CSIR ने नेट JRF 2020 के जो ऑफिशियल डेट है वो निकाल दी है। ओके, सो गाइस, टाइम बहुत ही कम रह गया है, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि जो भी यूनिट रह गई हैं, आप सभी को पता होगा कि जो प्लांट फिजियोलॉजी है वो मैंने आधी सी कवर करा दी है। तो प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड आपको जो वीडियोस हैं वो मिलती रहेंगी, लेकिन इसके साथ साथ हम मॉलिकुलर जेनेटिक्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। जो मॉलिकुलर जेनेटिक्स का जो डिस्कशन होगा एक रिवीजन फॉर्मेट में होगा। ओके, सो गाइस, मैंने डिसाइड किया था कि जो मॉलिकुलर जेनेटिक्स है, मॉलिकुलर जेनेटिक्स के अलावा जितनी भी यूनिट है उनको जो है हम 6 to 7 डेज में जो है फिनिश कर देंगे एक यूनिट को। और ये मॉलिकुलर जेनेटिक्स जो है बहुत ही लेंदी यूनिट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स में से CSIR नेट एग्जाम में हर साल खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं। बिना जेनेटिक्स के जो है JRF निकालना या LS भी निकालना मुश्किल है एक तरीके से। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट, हियर वी गो। ओके, सो मॉलिकुलर जेनेटिक्स में सबसे पहले हम देखते हैं जीनोम के बारे में। जीनोम क्या होता है? तो जीनोम की जो है डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर, सम टोटल ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच स्टोर्स बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। गाइज, जो ऑर्गेनिज्म में जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होता है उस सबको मिलाकर क्या कहते हैं? जीनोम। जेनेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं? DNA एंड RNA। DNA कहाँ कहाँ मिलता है? यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में एंड वायरसेस। ओके, लेकिन RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल किसमें मिलता है? सिर्फ वायरस में। गाइस, यूकैरियोट्स में DNA प्लस RNA भी प्रेजेंट होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में एज ए जेनेटिक मटेरियल का जो काम है वो कौन करता है? DNA। ओके, एंड नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, यूकैरियोटिक जीनोम DNA। तो यूकैरियोटिक जीनोम जो है दैट इज DNA, वो भी टू जो पार्ट में डिवाइड किया गया है, न्यूक्लियर जीनोम एंड ऑर्गेनेल जीनोम। ओके, तो जैसे इसका नाम है न्यूक्लियर जीनोम, तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता होगा, तो यहाँ पे ये ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होता होगा। यूकैरियोट की जो सेल होती है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो ऑर्गेनेल्स जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एंड क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें जो है DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ओके, तो इसलिए जब माइटोकॉन्ड्रिया ने क्लोरोप्लास्ट में जीनोम प्रेजेंट होगा तो उसको किस कैटेगरी में रखा है? ऑर्गेनेल जीनोम में। ओके, लीनियर जीनोम देखते हैं। लीनियर जीनोम को जो है लीनियर डबल स्टैंडर्ड DNA की फॉर्म में भी देखा गया है एंड डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर प्लाज्मिड DNA इस फॉर्म में भी देखा गया है। ओके, तो इन फ्यू लोअर यूकैरियोट्स उसमें कैसा मिलता है? जो लोअर यूकैरियोट्स होते हैं बैक्टीरिया वगैरह, तो उसमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर प्लाज्मिड DNA पाया जाता है। ओके, ईस्ट में एग्जांपल में ये एग्जांपल दे रखा है एक सर्कुलर प्लाज्मिड DNA का 2 माइक्रोन सर्किल इन ईस्ट। ओके गाइस, कभी कभी एग्जामिनर ऐसे स्टेटमेंट करके डाल देता है क्वेश्चन में कि जो यूकैरियोटिक जीनोम होता है वो सिर्फ लीनियर डबल स्ट्रैंडेड DNA प्रेजेंट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है या फिर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो हमें दोनों पता होनी चाहिए। जो न्यूक्लियर जीनोम है वो लीनियर डबल स्ट्रैंडेड DNA भी होता है यूकैरियोट के केस में एंड डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज C वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय C वैल्यू? तो यहां दे रखा है द अमाउंट ऑफ DNA प्रेजेंट इन द जीनोम ऑफ ए स्पेसीज इज कॉल्ड ए C वैल्यू। DNA का जितना भी अमाउंट प्रेजेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो उसको क्या बोलेंगे? C वैल्यू। C वैल्यू में सिर्फ DNA का अमाउंट देखा गया है। ओके, नेक्स्ट है द वैल्यू रेंजेज फ्रॉम लेस देन 10⁻⁶ बेस पेयर्स। ये इतनी जो अमाउंट है, इतना जो बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं 10⁻⁶ से भी कम किसमें प्रेजेंट होते हैं? स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स। स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा। ओके, माइकोप्लाज्मा की जब स्टडी की गई तो वहां देखा गया कि उस C वैल्यू जो थी, मतलब DNA का जो अमाउंट आ रहा था माइकोप्लाज्मा में वो 10⁻⁶ बेस पेयर से भी कम आ रहा था, और जो 10⁻11 बेस पेयर से भी ज्यादा अमाउंट में DNA प्रेजेंट होता है वो किसमें पाया गया है? एम्फीबियन में। ओके गाइड, एग्जामिनर जो है ये वैल्यू नहीं पूछेगा कि माइकोप्लाज्मा में कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं या फिर एम्फीबियन में कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, इसको जो है रटने मत लग जाना। बस इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज करेंगे वो मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ क्या है लिखा? ये यहाँ पर लिखा हुआ है द जीनोम ऑफ हायर यूकैरियोट्स कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ DNA।
गाइस जो हायर यूकैरियोट्स होते हैं उनमें जो अमाउंट पाया जाता है डीएनए का वो ज्यादा होता है, लार्ज अमाउंट होता है। मींस लोअर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अगर उससे कंपेयर करें तो हायर यूकैरियोट में जो डीएनए का अमाउंट मिलता है वो ज्यादा मिलता है। ओके, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज देखना कैसे आएगा, कुछ जो है केसेस एक्सेप्शनल आते हैं। सो लेट्स सी, डीएनए कंटेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जीनोम रिलेटेड होता है टू लोअर यूकैरियोट्स के मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी से। मींस इसका क्या मतलब है, क्या कह रहा है सेंटेंस, जो ऑर्गेनिज्म जीनोम में डीएनए का अमाउंट है या फिर हम कह सकते हैं डीएनए का जो कंटेंट है वो लोअर यूकैरियोट की मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है उससे रिलेट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। यहां पर एक एग्जामिनर स्टेटमेंट करके डाल देगा कि जो डीएनए का अमाउंट होता है लोअर यूकैरियोट्स में वो क्या मॉर्फोलॉजिकल जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उन ऑर्गेनिज्म की उससे रिलेटेड होता है कि नहीं। ओके, तो लोअर यूकैरियोट के मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड होता है, बट यहां लिखा हुआ लेकिन वेरी करता है हायर यूकैरियोट्स में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही आपको जो है क्लियरली पता होना चाहिए कि लोअर यूकैरियोट्स की मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी से तो रिलेट कर रहा था लेकिन हायर यूकैरियोट्स की मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेट नहीं करता है, वेरी करता है। अब ये डायग्राम से क्लियर हो जाएगा अभी। सो गाइस लुक एट दिस डायग्राम। यहां पर आप देख रहे हैं साइज ऑफ यूकैरियोट हैप्लॉइड जीनोम, ये जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है, जीनोम की वैल्यू दे रखी है बेस फॉर्म की, बेस पेयर की फॉर्म में। ओके, मींस जो लोअर यूकैरियोट है सबसे छोटा वाला उसमें कितना जो है बेस पेयर प्रेजेंट है 10 की पावर 6। फिर थोड़ा सा और जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है तो कितना उसका जो बेस पेयर था मतलब जीनोम का जो अमाउंट है वो क्या हो गया, बढ़ गया। ओके, तो ऐसे करके जो है इंक्रीज होता जा रहा है। अब यहां पर देखिए ये कहाँ क्या है, एल्गी एंड फंजाई, एल्गी फंजाई बॉम्ब्स ये सब क्या है, ये लोअर यूकैरियोट्स हैं। तो गाइस जब हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो डीएनए का जो अमाउंट है, जीनोम का जो कंटेंट है या फिर कह सकते हैं डीएनए का जो कंटेंट है वो कम है। फिर जैसे और मूव किए ऊपर हायर यूकैरियोट की साइड तो ये बढ़ गया, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया, मतलब 10 की पावर 8 हो गए। यहाँ पे वो कम था 10 की पावर 7 थोड़ा सा ज्यादा था। ओके, एंड फिर क्या हुआ और मूव किए तो फिर से बढ़ गया, यहां तक जो है वो इंक्रीज हो रहा है ऐसे जब मूव कर रहे हैं हम। ओके, तो ये जो क्या है लोअर यूकैरियोट्स कैटेगरी में आते हैं। लोअर यूकैरियोट्स में डीएनए का कंटेंट या फिर कह सकते हैं जीनोम का अमाउंट क्या हो रहा है, वो जैसे जैसे मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है तो डीएनए का कंटेंट भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि यहाँ पर सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था, यहाँ पर फिर जो है टिश्यू लेवल का आ गया, फिर यहाँ पर ऑर्गन लेवल का आ गया, फिर यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल का आ गया। ओके, तो इस टाइप से जो है कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई तो डीएनए का कंटेंट भी इंक्रीज हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए आप ये हायर यूकैरियोट्स स्टार्ट हो गए। ओके, हायर यूकैरियोट स्टार्ट हुए तो बहुत ज्यादा यहाँ पर डीएनए का कंटेंट था। ओके, लेकिन जैसे ही हम और हायर में गए तो डीएनए का अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया। तो अभी अभी जो हमने सेंटेंस देखा कि जो डीएनए का कंटेंट है हायर यूकैरियोट्स में वो रिलेट नहीं करता मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी से। ये जो है मैंने एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट देखा था कि लोअर यूकैरियोट्स में डीएनए का कंटेंट उसकी मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेट करता है। फिर दूसरा देखा था जो लोअर यूकैरियोट्स होते हैं उसमें डीएनए का कंटेंट जो है उसकी मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेट नहीं करता। तो हमें पता होना चाहिए लोअर में करता है लेकिन हायर में नहीं कर रहा। आप देख लीजिए वेरी कर रहा है सब में अमाउंट, यहाँ बहुत ज्यादा था यहाँ कम हो गया, यहाँ थोड़ा सा मतलब इक्वली है, फिर थोड़ा बढ़ गया, फिर बहुत ज्यादा बढ़ गया, फिर और देखेंगे तो कम हो जाएगा, कहीं कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, तो ये जो है हर जगह वेरी कर रहा है। ओके, सो आई होप इस डायग्राम से आपको जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो है कैसे डीएनए का कंटेंट वेरी करता है इन द phylums. Okay, fine. Now move to the next sentence here. This lack of correlation between genome size and genetic development refer to C-value paradox. Guys, जो correlation में changes आ रहे थे जब हम lower यूकैरियोट से हायर यूकैरियोट की साइड मूव कर रहे थे तो उसको क्या कहते हैं, C-value paradox. ओके,
तो सी वैल्यू क्या था, जो डीएनए का कंटेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितना प्रेजेंट होता है उसको सी वैल्यू कहते थे। लेकिन जो जीनोम के साइज में, जेनेटिक डेवलपमेंट में, जैसे जैसे डेवलप होते जा रहे हैं ऑर्गेनिज्म, वैसे वैसे जीनोम का साइज में जो है बदलाव आ रहा था, चेंजेस आ रहे थे, कहीं पे ज्यादा हो रहा था, कहीं पे कम हो रहा था, तो उसको क्या कहते हैं, सी वैल्यू पैराडॉक्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी। So here genome complexity is the total length of different sequences of DNA. So guys, जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, जो टोटल लेंथ होती है डीएनए के अलग अलग सीक्वेंस की, उसको मिला के क्या बोलते हैं, जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी टू मेजर, सॉरी, जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर कर सकते हैं थ्रू रीनेचुरेशन काइनेटिक्स ऑफ डीनेचर्ड डीएनए। हम जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे मेजर करते हैं, कौन से वाले प्रोसेस है, डी रीनेचुरेशन काइनेटिक्स से। ओके, तो कैसे करेंगे हम उसको, डीएनए की जो लेंथ है पूरी उसको पहले डीनेचर्ड कर देंगे, फिर उसको रीनेचुरेशन करेंगे, मतलब कि सारे जो बैंड्स होंगे डीएनए के उसको दोबारा से ज्वाइन कर देंगे। तो इस टाइप से जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी को हम मेजर कर सकते हैं। ओके, तो ये हमें पता होनी चाहिए किससे जो है मेजर करते हैं, रीनेचुरेशन काइनेटिक्स। नेक्स्ट दे रखा है, रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए डिपेंड करता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के रैंडम कॉलिजन पर। गाय, जो रीनेचुरेशन वाला प्रोसेस है वो क्या होता है, डीएनए के स्ट्रैंड पड़े होते हैं, है ना, एक बीकर में। ओके, फिर क्या होता है कि वो कोई स्ट्रैंड जो है कभी भी जो है अपने कॉम्प्लीमेंट्री वाले रीजन से आके, अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से आगे जो है बाइंड कर जाता है। ओके, कॉलिजन मैनर में, मतलब रैंडम कॉलिजन, कभी भी जो है बाई चांस जो है उसको अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मिल जाएगा, वहां बाइंड कर जाएगा, इसलिए इसको बोला है रैंडम कॉलिजन। फिर दे रखा है और फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये भी पता होना चाहिए। डीएनए रीनेचुरेशन रिएक्शन इज डिस्क्राइब बाय द कॉट हाफ। ओके, तो जो डीएनए रीनेचुरेशन वाला मैकेनिज्म हो रहा है उसको हम किस से डिस्क्राइब करते हैं, कॉट हाफ से। ये कॉट हाफ करके भी क्वेश्चन आता है कि कॉट हाफ किसको मेजर करने में यूज किया जाता है, तो डीएनए के रीनेचुरेशन में। ओके, नेक्स्ट दे रखा है, अगर एक लार्ज डीएनए को छोटे छोटे टुकड़े में काटने के बाद इन टुकड़ों को दोबारा से जोड़ना रीनेचर कहलाता है हिंदी में। ओके, जो हम जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उनको जो है थोड़ा इजी हो गया होगा। ओके, यहाँ पर रेट ऑफ रीनेचुरेशन ऑफ डीनेचर्ड डीएनए, जो रेट है डीनेचर्ड डीएनए को रीनेचर करने का, वो कैसे मेजर करते हैं, डीसी अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस के सी स्क्वायर। ओके, सो व्हाट इज के हियर, second order rate constant. What is C? Concentration of single stranded DNA at time t. नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ओके, मतलब कि कंसंट्रेशन में डिक्रीज हो रहा है, जो कंसंट्रेशन का जो रेट है वो कम हो रहा है इसलिए नेगेटिव लगा दिया है। ओके, तो ये जो है आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आ जाता है, इस फॉर्म में भी आ सकता है, इसकी एक और फॉर्म है उसमें भी देखते हैं हम। यहाँ पर दे रखा है कंसंट्रेशन जब जीरो, स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन कितना था T0 पर, तो कंप्लीटली डीनेचर डीएनए एट टाइम T इक्वल्स टू 0। गाइस, जब वो एक बीकर में डीएनए के इस टाइप से बैंड पड़े हुए थे, एक किसी भी डीएनए का मतलब अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ जाकर बाइंडिंग नहीं हुई थी, सारे स्ट्रैंड जो है सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में पड़े हुए थे। ओके, तब मतलब उस वाले कंसंट्रेशन को बोलेंगे C0, कौन से टाइम पे होंगे T0। लेकिन जैसे जैसे टाइम के बाद हम देखेंगे, जैसे ओके थोड़े टाइम के बाद देखेंगे तो कुछ जो स्ट्रैंड्स हैं वो आके बाइंड कर जाते हैं इस टाइप से। ओके, तो देखते हैं कुछ टाइम के बाद जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हैं वो कितने बचेंगे। ओके, लेट्स सी। सो हियर दे रखा है द अमाउंट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रिमेनिंग एट सम टाइम t इज, कितना रहा अमाउंट जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का जब हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं, तो C कुछ टाइम के बाद यहाँ T लिख सकते हैं लिखना चाहो तो, और ये C0। ओके, ये स्टार्टिंग में थे, तो क्या आता है इक्वल्स टू 1/1 प्लस K डॉट C नॉट डॉट T। ओके, ये वाली भी इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ टाइम फॉर हाफ ऑफ द डीएनए टू रीनेचर, मतलब कि जब 0 से लेके 1, मतलब हमने आधे टाइम पर जब एकदम से बीकर में सारे स्ट्रैंड जो हैं एक भी जो है बाइंड नहीं किया था। ओके, तब से लेके फिर यहाँ पे हमने क्या देखा, सारे जो हैं स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से बाइंड कर गए। ओके, तब से लेके तब तक का जो टाइम था उसमें के बीच में जब देखा हमने हाफ टाइम पे, तो उसका जो है
तो हाफ टाइम पे क्या हुआ था कि आधे से जो डीएनए स्ट्रैंड थे वो बाइंड कर गए थे, आधे बाइंड नहीं किए थे। तो यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, व्हेन सी अपॉन सी नॉट कंसंट्रेशन कैसा हो गया, आधा हो गया 0.5, आधे बाइंड कर गए आधे नहीं बाइंड किए, इज डिफाइंड एज टी इक्वल्स टू टी हाफ। ओके, टी जो क्या रख देंगे, अब हम हाफ टाइम पे देख रहे हैं तो टी हाफ रख देंगे। फिर क्या इक्वेशन बन जाती है यही वाली, 0.5 कंसंट्रेशन हो गया था, कितना हो गया था 0.5 इक्वल्स टू 1, फिर 1 प्लस के डॉट सी नॉट डॉट टी हाफ। ओके, तो फिर इसको जो है इधर ले जाइए और यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। ये जो है यहाँ पे एक और स्टेप आएगा, क्या बन जाएगा ये 0.5 नीचे आ जाएगा 1 के नीचे, 1/0.5, 0 पॉइंट को हटाओ, यहाँ 0 बढ़ाइए, 5 2 जा 10। ओके, इसलिए ये 2 आया है। तो सी नॉट टी हाफ क्या हो गया, अब जो 2 है इसको 2 माइनस 1 कर देंगे। ओके, तो 1 रह जाएगा यहाँ पे, इस 1 को इधर ले जाएंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 रहेगा। एंड के जो है इनटू में है इधर, इक्वल के इधर गया तो ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया। ओके, तो जो इक्वेशन निकली कॉट हाफ की वो क्या निकली 1/k। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा गाइज। ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड जो हमने लास्ट देखी थी वो भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। वन मोर थिंग गाइज, नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करने से पहले यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो कॉट हाफ की वैल्यू निकलती है वो जीनोम की कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्क्राइब करती है। ओके, सो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो है कॉट की वैल्यू जो है क्या जो है आपको जो है बताती है, मतलब क्या उससे जो है हम फाइंड करते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या था, वैसे भी काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी थी, तो कॉट हाफ की वैल्यू क्या बताती है हमें, कॉम्प्लेक्सिटी, जीनोम कितना कॉम्प्लेक्स है। ओके, I hope this is clear to everyone. Okay, fine. So next topic है repetitive sequences, non-repetitive sequences. तो repetitive sequences क्या होती हैं, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि रिपीट होती होंगी। तो लेट्स सी, फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है यहाँ पर, sequences that are present in more than one copy in a haploid genome। किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैप्लॉइड जीनोम ले लीजिए, उसमें जो भी सीक्वेंस कई बार रिपीट हो रही है, यहाँ लिखा हुआ है मोर देन वन कॉपी। ओके, एक ही सीक्वेंस की एक से ज्यादा कॉपी प्रेजेंट हों हैप्लॉइड जीनोम में, वो कैसी सीक्वेंस बोली जाएंगी, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मोर रैपिड रीनेचुरेशन रेट। जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होती हैं उनका रीनेचुरेशन रेट कैसा होता है, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है इन हायर यूकैरियोट्स अप टू हाफ ऑफ द डीएनए ऑफ एन इज ऑक्यूपाइड बाय रिपीटेटिव कंपोनेंट्स। गाइस, जो हायर यूकैरियोट होता है उसका जो जीनोम देखेंगे हायर यूकैरियोट्स का, तो उसका जीनोम में मतलब कि डीएनए में आधा सा हाफ ऑफ द डीएनए रिपीटेटिव सीक्वेंस से ही जो है ऑक्यूपाइड रहता है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स रिपीटेटिव सीक्वेंस के बारे में पता होने चाहिए कि उसका रीनेचुरेशन रेट जो है ज्यादा होता है कम होता है, और जो हायर यूकैरियोट्स का जो डीएनए है वो रिपीटेटिव कंपोनेंट से ऑक्यूपाइड रहता है आधे से ज्यादा। तो ये सारे स्टेटमेंट आपको जो एकदम क्लियर होने चाहिए, ये स्टेटमेंट बन के आ जाते हैं ऑप्शंस में। गाइस, जब पढ़ा होगा तो जो है बहुत ही इजीली से आप जो है करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब, इन प्लांट्स एंड एम्फीबियंस repetitive components may account for up to 80% of the genome। गाइस, जो प्लांट्स होते हैं एंड एम्फीबियंस होते हैं उसमें रिपीटेटिव कंपोनेंट का कितना अकाउंट होता है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है, 80% तो रिपीटेटिव सीक्वेंस ही प्रेजेंट होती है उसके जीनोम में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंस को देखते हैं, वो क्या होती हैं। Here, sequences that are present only one copy in a haploid genome। गाइस, सिर्फ एक ही कॉपी प्रेजेंट होती है पूरे जीनोम में। हैप्लॉइड जीनोम की जब स्टडी करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म की, अगर एक ही कॉपी प्रेजेंट होगी जिस सीक्वेंस की, उसको बोलेंगे नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंस। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस में दे रखा है प्रोकैरियोट्स कंटेन ओनली नॉन रिपीटेटिव डीएनए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोकैरियोट्स में रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट होती है या नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। तो आपको पता होना चाहिए प्रोकैरियोट में सिर्फ और सिर्फ नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट होती हैं। हियर इन लोअर यूकैरियोट मोस्ट ऑफ द डीएनए इज नॉन रिपीटेटिव। ओके गाइस, यहाँ पर दे रखा है हायर यूकैरियोट। हायर यूकैरियोट्स में जो आधा सा जीनोम का जो पोर्शन है वो कौन ऑक्यूपाइड कर रखा होता है, रिपीटेटिव कंपोनेंट। लेकिन लोअर यूकैरियोट्स करके आए अगर, तो वहां पर सबसे ज्यादा अमाउंट किसका मिलता है, नॉन रिपीटेटिव का। ओके, सो ये दोनों टर्म्स जो है आपको पता होनी चाहिए। ओके,
These are very important. Now move to the next point. Here, in general, the length of the repetitive DNA component this is T-E-N-D, tends to increase with overall genome size. तो इस सेंटेंस का मतलब है कि जो भी साइज होता है जीनोम का, अगर वो बड़ा है, बहुत बड़ा जीनोम है, ओके, तो जो लेंथ होगी ना रिपीटेटिव सीक्वेंस की, वो भी बड़ी बड़ी होगी, इस टाइप से बहुत बड़ी बड़ी होगी, ओके। तो ये हमें पता होना चाहिए, जैसे जैसे साइज बढ़ता है जीनोम का, तो रिपीटेटिव डीएनए की लेंथ जो है बढ़ जाती है, ओके। आई होप रिपीटेटिव एंड नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंस के बारे में सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइस, जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू हायर रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस एंड मॉडरेटली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, ओके। सो लेट्स सी वन बाय वन कि हायर रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस क्या होते हैं एंड मॉडरेटली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस क्या होते हैं, ओके। सो लेट्स सी अबाउट हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस। हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, जैसा इसका नाम है, तो ऑब्वियसली ये कई बार जो है रिपीट होती हो, है ना। जो यूकैरियोटिक जीनोम होता है या फिर प्रोकैरियोटिक जीनोम होता है, उसमें जो है ये सीक्वेंस कई बार रिपीट होती होंगी, इसलिए इसका नाम पड़ गया हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। द कंपोनेंट जो डीनेचर हो जाते हैं बहुत ही रैपिडली यूकैरियोटिक जीनोम में, उनको हाईली रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। मींस गाइस, जो जीनोम होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया था, ओके। बहुत सारे इसके फ्रेगमेंट बना दिए थे छोटे छोटे पार्ट में कट करने के बाद इस जीनोम को। तो फिर ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अलग अलग होने के बाद क्या हुआ कि जो भी सीक्वेंस थी, जो भी स्ट्रैंड थे, वो जब अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ बाइंडिंग कर लेते हैं, ओके, पेयर कर लेते हैं, तो मींस क्या है कि जब बाइंडिंग कर लेते हैं उसको क्या कहते थे, रीनेचर हो जाना, दोबारा से जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाना, ओके। तो जो सीक्वेंस जितनी फास्ट रीनेचर हो जाती है, उन सीक्वेंस को हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस की कैटेगरी में रखा गया, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया है, ये सीक्वेंसेस बहुत शॉर्ट सीक्वेंस होती हैं, ओके, छोटी छोटी सीक्वेंस होती हैं हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, और जो बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं वो 100 से भी कम होते हैं, ओके। यहाँ पे दे रखा है जो रिपीट होती है कई बार, तो ये तो हमने समझ लिया कि जो है हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस जीनोम में कई बार रिपीट होती है, ओके। नेक्स्ट है, इन शॉर्ट सीक्वेंस रिपीटिंग यूनिट को कभी कभार सिंपल सीक्वेंस डीएनए भी कहते हैं, ओके। सो ये सारी लाइन आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस के बारे में देख लिया, नेक्स्ट देखते हैं मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंस, ओके। So guys, here first point दे रखा है, consist of relatively short sequences that are repeated typically 10 to 1000x in the genome। जब जो जीनोम होता है उसमें शॉर्ट सीक्वेंस जो होती हैं वो कितनी बार रिपीट हो रही हो, 10 से लेके 1000 टाइम्स तक, ओके। तो ऐसी सीक्वेंस जो 10 से लेके 1000 टाइम तक रिपीट होती हैं वो किसकी कैटेगरी में रखी गई है, मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंस। गाइस, जो हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस थी उनका जो नंबर होगा जीनोम में वो 10 से लेके 1000 से भी ज्यादा होगा, इसलिए उनको जो है हाईली बोला गया, हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंस में ए सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ द मॉडरेटली रिपीटेड डीएनए कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। ये जो यहाँ पे दे रखा है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से जो है क्वेश्चन भी बनता है। जो एग्जामिनर है वो पूछ लेगा कि जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है उसमें हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट होती है या फिर मॉडरेटली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। तो गाइस, आपको यहाँ पे थोड़ा फोकस करना है, ओके। कई बार रिवीजन करती रहिए इसका, तो सारे पॉइंट्स आपको याद रहेंगे, ओके। सो आज इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक। नेक्स्ट हम वीडियो में जो है मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट एंड ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।